हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने अंतरराष्ट्रीय जगत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को लेकर। हाल ही में ये खबर निकल कर आई है कि जो अमेरिका है, विश्व का सबसे बोला जाए तो एक एडवांस देश, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से, विश्व की महाशक्तियों में से एक अमेरिका, आज अमेरिका फेल हो गया है। हाँ, फेल हो गया है, तो उसको मैं आज के इस पूरे लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। आपने सुना होगा इजराइल और अमेरिका संबंधों के बारे में। ये बाप बेटे का रिश्ता है। बाप बेटे का रिश्ता है कैसे कि जब जब इजराइल को आवश्यकता पड़ती है तो वहां पर अमेरिका उसका सहयोग करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर आपको याद होगा कि 1 अक्टूबर के दिन इजराइल के अंदर एक हमला हुआ था और उस हमले को लेकर एक खबर निकल कर आई थी कि वापस से रिटेलिएशन करा जाएगा। नेतन्याहू ने अपनी तरफ से जवाब दिए थे और इसके लिए क्या हुई है, एक प्लानिंग हुई है। ओवरऑल जब भी क्या होता है, कोई युद्ध लड़ा जाएगा तो खड़े होके मुंह मुंह खड़े होके युद्ध नहीं लड़े जाते कि चलो युद्ध लड़के आते हैं। युद्ध लड़ने के लिए आवश्यक होती है प्लानिंग। कब, कहाँ, किस तरीके से रिटेलिएट करा जाएगा, किस तरीके से हमला करा जाएगा, ये सभी चीजें उसके अंदर डिसाइड होती है। तो एक इसी प्रकार का यहाँ पर जो हमला हुआ था 1 तारीख को, उस हमले का रिटेलिएशन करने के लिए, जवाब देने के लिए अमेरिका ने उसके जो सहयोगी देश है, बोला जाए तो इसराइल के लिए एक प्लानिंग करी थी। प्लानिंग ये थी कि किस तरीके से हम किस एयरबेस से किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते हुए इसराइल के ईरान के ऊपर हमला करेंगे। ये पूरी की पूरे उन्होंने एक पेपर के ऊपर डिसाइड करा था, पूरी प्रॉपर प्लानिंग करी थी और मार्केट में ये प्लानिंग क्या हो चुकी है, लीक हो चुकी है। तो आज की पूरी चर्चा चर्चा इसी के ऊपर होने वाली है कि अमेरिका जैसे इतने बड़े देश, इतने बड़े एडवांस इंटेलिजेंस के मामले में सबसे आगे, मोसाद जैसे देश, मोसाद या बोलूं तो इसराइल जैसे देश के अंदर जो मोसाद सबसे बोली जाए तो क्वालिटेटिव इंटेलिजेंस जिसकी होती है, इतने बड़े बड़े देश होने के बावजूद यहाँ पर इनका इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ और इस इंटेलिजेंस फेलियर से क्या हुआ, यहाँ पर किसको प्रॉफिट होने वाला है, इसको भी हम समझने वाले हैं। हालांकि आपको ये पूरा मैप देखना पड़ेगा, इस मैप को समझना पड़ेगा। अगर आपको ये मैप समझ आ गया तो ओवरऑल आपको आज की पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि कहाँ से हमला होना था, किस तरीके से होना था। ये सभी बातें यहाँ पर हम देख लेते हैं। आप मेरे सामने यहाँ पर जो मैप देख रहे हैं, ये मैप है मिडिल ईस्ट का। मिडिल ईस्ट एक ऐसा एरिया जो अपने आप में तो है बड़ा समृद्ध, पर समृद्धि के कारण ही ये अनस्टेबल बना रहता है। मतलब जो अपने जो दूसरे को देखकर अपना फायदा चाहते हैं, ऐसे कुछ देश जैसे अमेरिका, नाटो कंट्रीज या बोला जाए तो यूरोपियन देश हमेशा से यहाँ की जो संपदा है, यहाँ का जो बोला जाए तो तेल है, यहाँ के जो पदार्थ हैं, उनको हथियाने के चक्कर में लगे रहते हैं और ये जानते हैं अगर हमने इनको इवॉल्व हो जाने दिया, अगर हमें इन्हें विकसित हो जाने दिया तो ये विकसित हो जाएंगे तो हमें यहाँ नहीं आने देंगे। तो ये बार बार ऐसे प्रयास करते हैं कि इन क्षेत्रों को अनस्टेबल बनाकर रखा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। इस पूरी कहानी में हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा मैटर सॉल्व होगा, ठीक है, या फिर मैटर किस तरीके से मोड़ लेगा। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले ये जो देख रखा है आपका ये छोटा वाला एरिया, ये पूरा का पूरा क्या है, ये इजराइल है। इजराइल के पास ये वाला सीरिया, ये जॉर्डन के पास इराक और ये यहाँ पे क्या है, ईरान। ठीक है, ईरान के नीचे सऊदी अरब और इसके ऊपर यहाँ पे आप देखेंगे ये इजराइल है। इजराइल के ऊपर देखेंगे तो छोटा सा देश है लेबनान। ठीक है, ये लेबनान देश है। जितने देशों के मैंने आपको नाम लेके बताए हैं अभी इजराइल को छोड़कर, ये सभी के सभी इजराइल के यहाँ पर एनिमीज कंट्रीज हैं, या बोला जाए तो इसराइल के ये दुश्मन देश हैं। हमेशा से ये इसराइल को रिटेलिएट करने का प्रयास करते हैं, इसराइल को किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए ये इनका प्रयास करते हैं। और जब जब ये इसराइल को मारने का प्रयास करते हैं, इसराइल इन्हें एक जूते की बदले 100 जूते मारता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर विश्व विदित है कि अगर इसराइल ने जवाब नहीं दिया तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर इसराइल जवाब नहीं देगा तो ये सभी लोग उसे मिलकर यहाँ पर क्या कर देंगे, मार देंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 तारीख को यहाँ पर लगभग 180 मिसाइलें, 1 तारीख को 180 मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई थी, कहां पर, इसराइल के ऊपर। तो जब इतने बड़े बड़े हमले होंगे तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है कि इसराइल भी यहाँ पर क्या करेगा, रिटेलिएट करेगा, अपनी तरफ से जवाब देगा। और हमने ये पहले भी देखा है कि ये जो इसराइल वाला एरिया है ना, ये जो छोटा सा एरिया, यहाँ पर छोटा सा एक क्षेत्र है जिसे हमास या हमास ग्रुप ऑपरेट करता है, गाजा पट्टी के एरिया में ऑपरेट करता है। जब जब उसने क्या करें, हमले करें, इसराइल ने तुरंत रिटेलिएट करा। उसके ऊपर बोला जाए तो लेबनान है,
लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह नामक संगठन है, उसने जब जब रिटेलिएट करा है, यहाँ पर उन्होंने अपनी तरफ से पूरी जवाबी कार्रवाई करी है। मतलब यहाँ पर हमास को भी मजा चखाया है, हिजबुल्लाह को भी मजा चखाया है। पर खबर निकल कर आती है कि 1 तारीख को जो हमला हुआ था, उस हमले की जवाबी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं करी गई? क्या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है? तो जी हाँ, यहाँ पर इजराइल ने जब जब छोटे मोटे हमले हुए तो उनको वहां पर तुरंत के तुरंत उसका निदान और कल्याण करा कि भैया तुमको तो अभी के अभी समझा देते हैं। पर ये इजराइल के ऊपर ईरान ने 180 मिसाइल दागी थी, इसका हमला का जवाब क्यों नहीं दिया? तो इसके पीछे इजराइल कर रहा था बहुत बड़ी प्लानिंग। इसके पिताजी हैं जो कि यूएस, जब जब इसको आवश्यकता पड़ती है ये आवाज मारता है, जब जब इसको बम की जरूरत पड़ती है ये आवाज मारता है, जब जब इसे पैसे की जरूरत पड़ती है ये आवाज मारता है। तो इसी प्रकार की एक आवाज इसने 1 तारीख के हमले के बाद लगाई थी अमेरिका को। तो अमेरिका ने पूरी की पूरी प्लानिंग करी और उस प्लानिंग को करने के बाद में उस पेपर को इनके जो 5 आइस कंट्रीज होते हैं, जिसके अंदर कौन कौन है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इन देशों के पास में इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक करा था। और पब्लिक करने पर ये ओवरऑल सभी देशों के पास क्या हो गया है, लीक हो गया है। कैसे हुआ है इसको समझाने का प्रयास करूंगा। पर ओवरऑल अगर कोई प्लानिंग हुई है तो प्लानिंग करने के लिए क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो यहाँ पर भूमध्य सागर का इलाका है, मेडिटेरियन सी है, अगर यहाँ से कोई हमला करा जाएगा तो उसके कितने रास्ते बनते हैं, अगर जमीनी स्तर से हमला करा जाए तो उसके कितने हमले बनते हैं, इसको पहले थोड़ा समझने का प्रयास करते हो। बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ पर अमेरिका ने किसको चूज करा होगा वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बाय ट्रांसपोर्ट बोलेंगे तो ट्रांसपोर्ट, मगर हम गाड़ियों के माध्यम से, टैंक, बैटलफील्ड के माध्यम से अगर जाना चाहें तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये इजराइल है। इजराइल अगर हमला करेगा तो उसे या तो सीरिया से जाना पड़ेगा बाय रोड, फिर सीरिया से होते हुए ईरान, और फिर वो कहाँ हमला करेगा, यहाँ पर ईरान के ऊपर हमला करेगा। वैसे ही यहाँ पर अगर वो दूसरा ऑप्शन हम ले तो यहाँ पे इजराइल यहाँ से जॉर्डन में जाएगा, जॉर्डन से फिर ईरान, और ईरान के बाद फिर वो कहा, इराक के बाद, और इराक के बाद फिर कहा जाएगा, ईरान में जाएगा। तीसरा ऑप्शन ऐसी देखने को मिलता है कि फिर यहाँ पर वो कहा जाएगा, इजराइल से जॉर्डन, मतलब अमेरिका इजराइल से जॉर्डन, जॉर्डन के बाद सऊदी अरब, और सऊदी अरब से होते हुए यहाँ पर इसको पास करके क्या हो जाएगा, ईरान में चला जाएगा। ये हो गए कौन से वाले क्षेत्र, जमीनी स्तर से। अगर आप जमीन से जाना चाहे तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर बाय एयर जाना हो तो फिर कैसे जाएंगे, तो बाय एयर जाना हो तो भी यही रास्ते मुख्य तौर पर निकल के आएंगे कि यहाँ पर पहले इजराइल से सीरिया, सीरिया से ईरान, इराक से ईरान, वैसे ही इजराइल से यहाँ पर जॉर्डन, जॉर्डन से सऊदी अरब, सऊदी अरब से ईरान, ये रास्ते यहाँ पर निकल कर आए। या इस ऑप्शंस के अलावा यहाँ पर इजराइल को अगर और हमला करना हो तो उसके पास और क्या तरीके हैं, तो उसके पास एक और रास्ता निकल कर आता है कि वो बाय बोला जाए तो जल के माध्यम से, ये अपने जो जहाज होते हैं, ये जंगी जहाज होते हैं, युद्धपोत होते हैं, उनके माध्यम से हमला करे। तो ये भी एक इनके पास तरीका है कि ये इजराइल है, ठीक है, इजराइल का ये पूरा का पूरा मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक छोटी सी स्वेज कैनाल है। इस स्वेज कैनाल से होते हुए इनके जंगी जहाज आगे बढ़े और ये पूरे के पूरे यहाँ से धीरे धीरे पास होते हुए यहाँ पे आ जाए। और ये बोला जाए ये जो पूरा एरिया है गल्फ ऑफ ओमान के माध्यम से ये पास होते होते यहाँ पर हमला कर दे। जैसे कि आप देखिए ये गल्फ ऑफ ओमान दिख रहा है, ये गल्फ ऑफ ओमान के पास है, यहाँ से पास होते होते ये इजराइल के ऊपर रिटेलिएट कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल यहाँ पर मैंने आपको सारी की सारी संभावनाएं बता दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल हमला करते हैं ईरान के ऊपर, वो किस तरीके से हमला करेंगे, उनके पास कितने माध्यम अवेलेबल हैं, और एक किस तारीख को हमला करेंगे, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। ये जो डॉक्यूमेंट था, ये डॉक्यूमेंट कह रहा था कि ये जो हमला होने वाला था 16 तारीख को, 15-16 तारीख का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के बीच में ये हमला होने वाला था। पर ये हमला हुआ क्यों नहीं, रुक क्यों गए, और रुकने के बाद ये पेपर लीक कैसे हुआ, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे जाना कि कितने तरीके से यहाँ पर इजराइल और अमेरिका हैं ये हमला कर सकते हैं ईरान के ऊपर, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर प्रमुख रूप से लड़ाइयां क्यों होती हैं, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, शुरुआती समय में अगर हम आज से लगभग 50 साल का ओवरऑल इतिहास देखेंगे तो इजराइल का जो सबसे अच्छा दोस्त है ना, जो सबसे बढ़िया दोस्त है, वो इजराइल का दोस्त ईरान ही था। पर ये जो सबसे बोला जाए ना कि अमेरिका और रशिया, ये दो महानीच कंट्री हैं। मतलब एक जब भी क्या होता है, कोई इवॉल्व होता है, कोई आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो इनसे हजम नहीं होता। ये चाहते हैं कि हमेशा से सभी लोग हमारे नीचे बढ़कर, हमारे नीचे रहकर काम करें, कोई भी हमारे ऊपर न जा पाए। तो ऐसा ही कुछ टाइम पीरियड था
लगभग 70s 80s के टाइम पे, तो उस समय अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बढ़ा ईरान के ऊपर, और धीरे 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 उन्होंने इस पूरे क्षेत्र के ऊपर अपना कब्जा बढ़ाना शुरू करा, और यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो बोला जाए तो अनस्टेबिलिटी लाने का प्रयास करा था। अब फिलहाल की स्थिति में यहाँ पर तीन प्रमुख लीडर हैं। ये एक तो है यहाँ पे याह्या सिनवार, यहाँ पर हानिये, और ये क्या है यहाँ पर तीसरा व्यक्ति है, ये कौन है, नसरुल्लाह। तीनों के तीनों मोस्ट बोला जाए तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर, बोला जाए तो मिडिल ईस्ट के अंदर और इजराइल को टारगेट करने के लिए ईरान ने बनाए हुए तीन प्रमुख लीडर थे, जो इजराइल को अलग अलग तरीके से टारगेट करने का प्रयास करते हैं। पर अभी की स्थिति में यहाँ पर तीनों को यहाँ पर इजराइल ने क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। याह्या सिनवार हो, हानिये हो या नसरुल्लाह हो, ये सभी के सभी फिलहाल की स्थिति में अब अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। ये अभी फिलहाल जमीन के ऊपर मौजूद नहीं है। पर यहाँ पर ये पूरे के पूरे तीन लोग बनाने का काम किसने करा है? तीन लोग बनाने का काम करा है ईरान ने। किसने करा है? ईरान ने। जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग लगभग 50 साल का इतिहास अगर आप उठा के देखेंगे तो उसके अंदर यहाँ पर अमेरिका ने ही पूरी की पूरी अनस्टेबिलिटी फैलाई, और ये अनस्टेबिलिटी फैलाने में प्रमुख रोल किसने निभाया? वहां के जो धार्मिक प्रमुख है, ये जिनका नाम है खमेनी। अमेरिका ने पहले इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन लाने का प्रयास करा था, पर यहाँ पर धीरे से उसने रूस के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए यहाँ पर ये जो व्यक्ति हैं, बोला जाए तो खम्मेनी को आगे बढ़ाया, और खम्मेनी ने जैसे ही अपना जो शासन या प्रभार संभाला, तो उसके बाद इन्होंने मॉडर्नाइजेशन की जगह पूरा का पूरा जो बोला जाए तो ब्लडी ऑर्थोडॉक्स टाइप यहाँ पर काम कर दिया, मतलब रूढ़िवादिता पूर्ण यहाँ पर पूरा का पूरा ईरान को बना दिया। अब यहाँ पर जो तीन प्रमुख लीडर ईरान की तरफ से इजराइल को रिटेलिएट करते थे, जिसके अंदर हानिये, नसरुल्लाह और ये याह्या सिनवार थे, ये तो निपट गए। तो अब प्रमुख रूप से लड़ाई बची है किसके बीच में? नेतन्याहू और नेतन्याहू के जो अपोनेंट हैं यहाँ पर कौन है? खमेनी। इन दोनों के बीच में अब लड़ाई है। अब यहाँ पर डायरेक्टली जो नेतन्याहू ने बोल दिया है कि अब लड़ाई लड़ी जाएगी, तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। ये क्यों लड़ाई लड़ी जा रही है? ये जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, ये क्यों हुआ है? तो इसके पीछे का कारण ये है, जैसा कि आपको पता होगा कि अगर हिजबुल्लाह हमला करता है, हमास हमला करता है, तो इनको तुरंत रिटेलिएशन मिल जाता है। पर हम जानते हैं कि जो ईरान की इजराइल की एम्बेसी है, कहाँ पर? ईरान, वहां पर भी हमले हुए थे, तब भी यहाँ पर इजराइल ने रिटेलिएट नहीं करा था ईरान के लिए। अभी 1 अक्टूबर को फिर हमला हुआ है। लगभग लगभग ईरान फायर एटलीस्ट 180 मिसाइल इनटू द इजराइल एज द रीजन वाइड कॉन्फ्लिक्ट ग्रोथ। तो इन्होंने इस पूरे के पूरे हमले का भी अब तक रिटेलिएट नहीं करा है। तो यहाँ पर इजराइल चाह क्या रहा है? क्या इजराइल डर गया है? क्या वहां पर डर का माहौल है? या फिर इजराइल उस थ्योरी के ऊपर बिलीव करता है कि जवाब तुरंत नहीं दिया जाए, या जब तुम चाहोगे तब जवाब नहीं दिया जाएगा, जब मैं चाहूंगा तब जवाब दिया जाएगा? तो यहाँ पर उसी प्रकार से अब नेतन्याहू की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। 15 से 16 तारीख के बीच में इनके पूरे के पूरे हमला करने की तैयारी हो गई थी। यहाँ पर नेतन्याहू ने कहा था, इजराइल वॉव्स टू मेक ईरान पे द मिसाइल अटैक, मतलब भैया जो तुमने गलती कर दी है ना, इस पूरी की पूरी गलती का तुमको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और इसी के लिए 1 तारीख के हमले के बाद यहाँ पर नेतन्याहू पूछे थे किसके पास? बाइडेन के पास, कि भैया देखिए पिताजी, देखिए पापा, सुनो बहुत हो गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, पेच चलते हैं। देखिए, एक शब्द प्रयोग करा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में, देयर इज अ नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज अ नो परमानेंट एनिमी, ओनली इज मैटर इंटरेस्ट। मतलब अगर यहाँ पर आपका कोई अंतरराष्ट्रीय जगत में कोई आपका मित्र नहीं होता है, अंतरराष्ट्रीय जगत में कोई आपका शत्रु नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके राष्ट्रीय हित प्रमुख होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अभी की फिलहाल की स्थिति में बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और 4 से लगभग 4 या 5 तारीख को अमेरिका के अंदर होने वाले हैं चुनाव। तो यहाँ पर ये चाहते हैं कि इनकी इमेज कुछ इस तरीके की बनी रहे कि जो भी इन्होंने करा है ठीक करा है। अगर ये पहले से क्या कर देते हैं, युद्ध चालू कर देते हैं, तो इनकी जो गिनती नहीं करी जाएगी। तो ये चाह क्या रहे हैं? बाइडेन चाह रहे हैं कि लगभग लगभग ये जो 1 से 5 तारीख के बीच का एरिया रहेगा, चुनाव का माहौल बनेगा, उस पूरे के पूरे चुनाव के माहौल के अंदर हम रिटेलिएशन देंगे, जिससे कि हमें यहाँ पर एक स्टैंड लेने वाले पर्सन की तरह महसूस कराया जाए। मतलब ये जो अमेरिका की जनता है वो कुछ इस तरीके से मान के कि चलिए देखिए हमारे नेता कितने महान हैं, इन्होंने स्टैंड लिया है, इन्होंने ईरान के ऊपर क्या कर दिया है, हमला कर दिया है।
तो इस तरीके से बाइडन अपना यहाँ पर इंटरेस्ट चाहते हैं, पर नेतन्याहू बोलते हैं कि नहीं 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 पिताजी सुनिए, हमें तो अभी के अभी हमला करवाओ। तो यहाँ पर बाइडन इसलिए रुके हुए हैं। और ओवरऑल ये बाइडन ये जो 4-5 तारीख का इलेक्शन है, उस 4-5 तारीख के इलेक्शन के बाद रहे या ना रहे, पर ये अपनी एक छवि बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी जगह खड़ा करा है किसको? कमला हैरिस को। इनकी पार्टी की जो प्रमुख है कमला हैरिस, वो बाइडन के बाद अपना प्रभार संभालेगी। इनके जो पूर्व पार्टी लीडर, जैसे कि अभी क्या है, बाइडन है, बाइडन के पहले ट्रंप थे और ट्रंप के पहले ओबामा थे। जब ओबामा का शासनकाल था तो उस समय ओबामा ने क्या करा था, अपनी इमेज बना के रखी थी कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। इन्होंने जो पूरा का पूरा ईरान वाला एरिया है, ईरान के साथ सॉफ्ट कॉर्नर अपना है, उनके साथ में संधियां करी और उनको ये कहा था कि भैया देखो, हमें तुमसे परेशानी क्या है, हमें तुमसे सिर्फ एक परेशानी है कि हमें डर लगता है कहीं तुम परमाणु बम ना बना लो। तो तुम एक काम करो, हमें तुम्हारे जो परमाणु रिएक्टर्स हैं, प्रयोगशालाएं हैं, उनके ऊपर जाकर देखने का एक बार मौका दे दो, जिससे कि हम संतुष्ट हो जाएं कि तुम परमाणु बम नहीं बना रहे हो। तो यहाँ पर जो बराक ओबामा है, उनका सॉफ्ट कॉर्नर था इनके प्रति, ईरान वालों के प्रति। तो वैसा का वैसे ही सॉफ्ट कॉर्नर ये बना के रखते ही, देखो हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करना चाहते हैं। पहले बराक ओबामा जी ने इनके साथ में अच्छे संबंध रखे हैं, हम भी ऐसे संबंध रखेंगे। पर ओवरऑल जाते जाते ये क्या, कुछ गोलियां छोड़ने का प्रयास कर रहे थे। बीच में ट्रंप आए थे, ट्रंप तो हार्ड है इस चीज में। ट्रंप तो बोलते हैं कि ईरान को तो मैं क्या कर दूंगा, नक्शे से ही खत्म कर दूंगा। तो दोनों प्रकार के यहाँ पे लीडर्स हैं, कुछ यहाँ पर सॉफ्ट भी है, कुछ यहाँ पर हार्ड भी है। पर अंतरराष्ट्रीय जगत में यहाँ पर ये अपनी छवि बनाने के लिए कि कैसे मैं जाते जाते लोगों के दिलों में राज करता जाऊं, या जाते जाते मेरी पार्टी को कैसे मैं जिताते जाऊं, इस प्रकार का एक फिनोमिना बनाने में, एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाने में यहाँ पर बाइडन प्रयास कर रहे हैं। तो बाइडन का यह प्रयास कितना सफल होने वाला था, ये यहाँ पर क्या हो गया है, विफल हो गया है। क्यों? क्योंकि जो पूरा का पूरा यहाँ पर युद्ध था, ये युद्ध पोस्टपोन हो गया है, क्योंकि इनके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट क्या हो चुके हैं, लीक हो चुके हैं। तो अब ये इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, देखो भैया थोड़ा समझ जाओ, ठीक है। यूएस इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग इजराइल पोटेंशियल अटैक प्लान ऑन द इजराइल लीक। जब जब इजराइल कुछ भी करता है, इजराइल अगर पानी भी पिएगा तो यूएस को बता के पीता है कि देखिए पिताजी मैं पानी पी रहा हूं। तो इजराइल जब जब कुछ काम करता है तो उसकी एक प्रायर इंफॉर्मेशन या रियल टाइम पे मॉनिटरिंग अमेरिका के पास चलती है। यहाँ पर देखिए, अमेरिका ने इजराइल के सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक हो गए हैं। इसमें ईरान पर हमले की प्लानिंग थी। इन डॉक्यूमेंट में 15 से 16 अक्टूबर की तारीख लिखी हुई थी। इन्हें 18 अक्टूबर शुक्रवार को टेलीग्राम पर मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर नाम से चैनल पर पोस्ट किया गया था। मतलब ओवरऑल यहाँ पर क्या है, जो हमला होना था वो हमला हुआ नहीं। 1 तारीख का रिटेलिएशन होना था, 1 तारीख के रिटेलिएशन की प्लानिंग हो गई थी, पर रिटेलिएशन हुआ नहीं। और उस रिटेलिएशन ना होने के बाद ये डॉक्यूमेंट क्या हो गया है, लीक हो गया। और कहां लीक हुआ है, तो ये एक यहाँ पर बोला जाए तो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है मिडिल ईस्ट स्पेक्टेटर नाम से। इस चैनल के ऊपर ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लीक हो गया। तो अब इसका फायदा हुआ है, नुकसान। तो भैया पहली चीज तो अमेरिका की जो नाक कट गई है कि भैया तुम इतने बड़े इंटेलिजेंस हो, इंटेलिजेंस लीडर हो, इतनी बड़ी महाशक्ति हो, और तुम्हारे इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट क्या हो गए हैं, लीक हो गए हैं। तो पहला तो यहाँ पर अमेरिका और इजराइल दोनों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है। दूसरी बात, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लीक हुआ है तो उसके अंदर प्लानिंग थी, कहां से क्या उठाएंगे, क्या मारेंगे। तो अब ये पब्लिकली अनाउंस हो गया है तो ईरान भी तो सतर्क हो गया होगा। ईरान भी तो अपनी तरफ से अपनी इंटेलिजेंस लगा के अब तैयार रहेगा कि अगर हमला होना है हमारे ऊपर, अगर अगली बार भी हमला होगा तो हमें कहाँ टारगेट करना है। जैसे मान लीजिए अगर एक एयरबेस से हमला हुआ है तो उसी एयरबेस पे अब यहाँ पर क्या करेगा, ईरान हमला करेगा। क्यों हमला करेगा? क्योंकि इतनी जल्दी पूरा का पूरा एयरबेस ना तो खाली होगा ना साफ होगा। और यहाँ पर ऐसे कायस लगाए जा रहे हैं कि पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर जो बोला जाए तो न्यूक्लियर वेपन प्रयोग करने का भी यहाँ पर क्या था, प्रावधान था। इन्होंने अपनी प्लानिंग के अंदर न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के भी यहाँ पर क्या करे थे, प्रयास करे थे। यहाँ पर सीक्रेट डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के मुताबिक हमले में इजराइल ने हथियारों को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया था। एक्सरसाइज ईरान पर हमले की तैयारी का एक हिस्सा था। ओवरऑल अब इसको थोड़ा मैं और समझाने का प्रयास करता हूं कि ये पहली बात तो हमला कहां से होना था, कितने हथियारों के साथ में होना था, कितनी तारीख को होना था, ये सारी चीजें हम समझेंगे। पहली चीज 15 से 16 तारीख की डिसाइड हुई थी, ये तो मैंने आपको बता दी। अब हमला कहां से होना था, ये अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको क्या चलूं, पहले वाले स्लाइड के ऊपर ले चलूं तो आपको थोड़ा याद आएगा। क्या याद आएगा? कि ये पूरा का पूरा मैप है,
ठीक है, ये पूरा का पूरा मैप है और इस मैप के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह कौन सी है? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ जगह है इजराइल के एयरबेस। अब इजराइल की एयरबेस कहाँ है उनको थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। इजराइल का जो सबसे दो प्रमुख एयरबेस हैं, जब 1 अक्टूबर को हमला करा गया था तो उन दो एयरबेस के ऊपर भी क्या करा गया था, हमला करा गया था। यहाँ पर आप देखिए इजराइल का ये जो एयरबेस है जिसका नाम क्या है, इसका नाम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हैस्ट्रीम हैस्ट्रीम एयरफील्ड है जो इनकी 16 तारीख को वहां से हमला करने का इन्होंने पूरी की पूरी प्लानिंग करी थी। ये आप देखेंगे येलो कलर से यहाँ पर डॉटेड है हैस्ट्रीम एयरबेस। तो हैस्ट्रीम एयरफील्ड को 16 तारीख से यहाँ पर हमला करने की प्लानिंग थी। अब ये हमला कहाँ से होना था उसको थोड़ा आप समझने का प्रयास करिए। ये पूरा का पूरा हमारा इजराइल है। इजराइल के अंदर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाले क्षेत्र को हैस्ट्रीम एयरबेस बोला जाता है। ये इनका एक एयरबेस है और दूसरा इनका प्रमुख एयरबेस है तेल एनोफी एयरबेस। इन दोनों एयरबेस के ऊपर क्या करा जाता है, इनका जो पूरा का पूरा मटेरियल है वो लोड करके रखा जाता है। ऐसे कायस लगाए जा रहे हैं कि जो विश्व में प्रमुख रूप से ज्ञात व्यक्ति हैं या बोले तो ज्ञात देश है, वो 7 से 8 देशों के पास में यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन है जो अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर दो प्रमुख देश हैं जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, पर ये कभी भी पब्लिकली उसको अनाउंस नहीं करते हैं, पब्लिकली ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। इसके अंदर पहला देश है यहाँ पर इजराइल। ऐसा कहा जाता है कि इजराइल के पास लगभग 80 न्यूक्लियर वेपन है जो स्टैंड बाय पोजीशन में रहते हैं। जब आप बोलेंगे गोला मारना है, वो गोला मारने को क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। और दूसरा, ऐसे यहाँ पर कायस लगाए जा रहे हैं कि इसका जो प्रमुख विरोधी देश है ईरान, ईरान के पास भी क्या है, न्यूक्लियर वेपन बन चुके हैं। दोनों ही देश तैयार रहते हैं पर ये पब्लिकली कभी अनाउंस नहीं करते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है। और इनके पास ऐसा कहा जाता है कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो कहाँ कहाँ है। जो इजराइल है, इजराइल के पास ये हैस्ट्रीम एयरबेस और जो तेल एनोफी करके एयरबेस है, इन एयरबेस पे प्रमुख रूप से इनके जो बोला जाए तो न्यूक्लियर वेपन्स को रखा जाता है। तो पहली चीज डिसाइड हुई कि हमला कहां से करा जाएगा, ये हैस्ट्रीम एयरफील्ड से। 1 तारीख को जो हमला हुआ था उस हमले में भी हैस्ट्रीम के ऊपर भी मिसाइलें दागी गई थी, तेल एनोफी के ऊपर भी यहाँ पर क्या करी गई थी, मिसाइलें दागी गई थी। ठीक है, तो ये 180 बैलिस्टिक मिसाइलों का एक प्रमुख रूप से केंद्र था जो यहाँ पर जो पूरी चपेट में आया था। तो पहली चीज यहाँ पर क्या हो गया कि कहां से हमला होना है। अब दूसरी बात निकल कर आती है कि अमेरिका ने इनके आसपास के क्षेत्रों में क्यों नहीं हमला करा, मतलब इनके आसपास के क्षेत्र जितने देश हैं वहां से क्यों नहीं हमला करा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आप, जो ईरान है, ईरान के सामने जो छोटा सा देश है कुवैत, उस कुवैत के अंदर इन्होंने 13,000 लोगों को, यहाँ पर 13,000 इनके सैनिकों को रख रखा है। नीचे यूएई है, यूएई के पास इन्होंने 3,500, कतर के पास 10,000, उसके बाद में जॉर्डन के पास 3,000, सऊदी अरब में 2700, तुर्की में 1465, सीरिया के अंदर 800 सैनिक यहाँ पर डिप्लॉय कर रखे हैं। इतने सैनिक डिप्लॉय करने के बावजूद भी अमेरिका ने इन देशों से क्यों नहीं मदद ली, अमेरिका ने इतनी दूरी का इलाका क्यों चुना। क्योंकि आप देखिए इजराइल के कॉर्नर साइड है हैस्ट्रीम एयरफील्ड और उसके बाद लगभग 2-3 देशों को पास करने के बाद में यहाँ पर इसका नंबर आने वाला इजराइल का। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये छोटा सा ये जो डॉट है ये इजराइल, इसके पास में यहाँ पर जॉर्डन है, जॉर्डन के पास में इराक और फिर ईरान आता है। तो इस ईरान के उस साइड यहाँ पर आपकी जो क्या है एयरबेस है हैस्ट्रीम एयरबेस। तो इस हैस्ट्रीम एयरबेस को ही क्यों चुना गया, तो उसको आप थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। और इसके अलावा अमेरिका के अलग अलग जगह एयरबेस है, उनको क्यों नहीं चुना गया। और भी कहा जाता है कि अमेरिका के अलावा यहाँ पर जो उनके जो सहयोगी देश है, नाटो कंट्री है, फ्रांस है, फ्रांस के भी इन्हीं के जैसे एयरबेस बने हुए हैं, उन एयरबेस को क्यों नहीं चुना है, तो उनको भी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि नेवी का रास्ता भी था। सबसे जो बोला जाए तो ठीक ठाक जगह है नेवी की, कि ये जो ओमान की खाड़ी है, गल्फ ऑफ ओमान से क्या हो जाओ, पास हो जाओ, ये वाले एरिया से डायरेक्टली क्या कर देंगे, इसके ऊपर हमला हो जाएगा। तो ये वाली जगह को यहाँ पर क्यों नहीं चुना गया। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर अगर यूएस ने अपने पूरे के पूरे यहाँ पर शिप डिप्लॉय कर रखे हैं, अगर तुम यहाँ से हमला करोगे तो ईरान यहाँ से हमला नहीं करेगा क्या। ईरान ने क्या यहाँ पे चूड़ियां पहन रखी है, नहीं, अगर तुम हमला करोगे तो वो भी हमला करेगा। और दूसरी बात यहाँ पर अब इनके जो बोला जाए तो सहयोगी कंट्री है वो क्यों नहीं यहाँ पर मतलब हमला क्यों नहीं करने दे रहे। तो 1 तारीख को जब हमला हुआ था, 1 तारीख को जब ईरान ने हमला करा था इजराइल के ऊपर, तो उसी समय
ईरान के विदेश मंत्री ने आसपास के जितने क्षेत्र है उनका दौरा करा, जिसके अंदर सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, उसके बाद लेबनान के पास में नीचे गए तो जॉर्डन। इन सभी देशों से मिलकर एक बात कहती थी कि भैया देखो, तुम किसके सहयोगी हो, तुम हमारे भी सहयोगी हो और साथ ही साथ अमेरिका के सैनिक भी तुम्हारे यहाँ हैं। अगर अमेरिका हमारे ऊपर इस 1 तारीख के हमले का रिटेलिएशन करेगा तो गलती से भी उस रिटेलिएशन में तुमने अपने एयरबेस को या अपनी एयरफील्ड को हमारे लिए खोल दिया तो हम तो मरेंगे, और अगर हम मर गए तो तुमको भी साथ में ले डूबेंगे। हम स्टैंड बाय पोजीशन पे खड़े हैं, हम निपटाएंगे किनको, उनको तो निपटाएंगे, पर साथ में हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तुमको भी निपटा के जाएंगे। मतलब यहाँ पर ईरान ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है किसको, आसपास की कंट्री को। तो इसलिए जो इजराइल है, इजराइल ने हेस्ट्रीम एयरफील्ड को चुना। उसके पास आगे भी रास्ते थे, सऊदी अरब था, उसके पास इराक था, उसके पास जॉर्डन था। इन सभी देशों से भी हमले करे जा सकते थे ईरान के ऊपर, पर नहीं करे गए क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने अगले ही दिन जाके सबको क्या कर दिया था, मामला सेट कर दिया था। गल्फ ऑफ ओमान से क्यों नहीं हमले करे, तो वही मैंने समझा दिया कि भैया जब तुम हमला करोगे तो वो हमला नहीं करेंगे क्या, उन निकलने करने में उनके पास भी क्या है, न्यूक्लियर वेपन है, उनके पास ड्रोन बनाने में सबसे अग्रणी देश है वो अभी फिलहाल की स्थिति में, तो वो हमला नहीं करेंगे क्या तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो ये चीज है। और साथ ही साथ आप थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को भी देख लो। इस डॉक्यूमेंट के अंदर खबर निकल कर आई है कि आप यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन भी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, न्यूक्लियर वेपन भी यूज करेंगे। हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर रहे हो तो भैया यहाँ पर मामला क्या होने वाला है, बड़ा डेंजर है। इस पूरी की पूरी रिपोर्ट के अंदर एक परमाणु हथियारों का भी जिक्र है। इजराइल हमेशा से इस बात की सार्वजनिक पुष्टि करने से इनकार करता है कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है, पर इनके पास हमेशा से हथियार है। इनके पास लगभग 80 से 90 यहाँ पर इनके पास स्टैंड बाय पोजीशन के ऊपर हथियार रखे हुए हैं। मतलब जब बोला जाएगा तब ये क्या कर देंगे, हमला कर देंगे। जो खबर मैंने आपको बताई कि इजराइल के जो ईरान के जो विदेश मंत्री उन्होंने सबसे बात करी थी, वो ये वाली खबर है। ईरान फॉरेन मिनिस्टर टू विजिट सऊदी अरब रीजनल कंट्री मतलब उनके आसपास के जितने भी सहयोगी देश है उनको समझा दिया है कि हमारे आगे तो आना नहीं, ठीक है, और हमको मानने में बीच में इनकी हेल्प नहीं करना। अगर हेल्प करी तो फिर क्या करोगे, तुम भी यहाँ पर निपटते जाओगे। ठीक है, और उसी के बाद से यहाँ पर इजराइल के साथ आए सऊदी, और थोड़ी सी लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, ईरान के साथ में आए हैं सऊदी अरब और कतर। मतलब जैसे यहाँ पर क्या हुआ, जो विदेश मंत्री गए तो विदेश मंत्री ने समझाया, देखो भैया तुम भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान है, मुसलमान साथ में रहेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। अगर बढ़ गए शिया सुन्नी में तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। तो ये इजराइल नहीं, यहाँ पर ईरान आएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज मैंने आपको समझा दी। और यहाँ पर ये एयरफील्ड भी डिसाइड हो गई थी कि हेस्ट्रीम क्या बोला गया, यूएस कॉशन इजराइल टू नेवल फोर्स कांट प्रोटेस्ट टू देम फॉरएवर। ठीक है, तो छोटी मोटी न्यूज निकलती है और यहाँ पर पूरे के पूरे बाइडेन ने इनको समझा दिया कि देखो भैया मैं तो अभी हमला करेंगे नहीं। क्यों हमला नहीं करेंगे, कि पहली बात तो यहाँ पर क्या हो चुका है, आपके जो सहयोगी देश हैं आपके आइट साइड के, उन देशों ने आपको एयरफील्ड देने से मना कर दिया है। हेस्ट्रीम की तुमने बात करी है, हेस्ट्रीम एयरबेस से, पर हेस्ट्रीम एयरबेस होने के बाद भी यहाँ पर प्रमुख रूप से एक खबर और निकलती है। वो खबर क्या थी कि एक लीडर, इनका जो लीडर है प्रमुख रूप से जो क्या है, याया सिनवार की मृत्यु हो गई। अब जैसे यहाँ पे खबर क्या है, 17 अक्टूबर की, कितनी तारीख की है, 17 अक्टूबर की है कि यहाँ पर याया सिनवार मारा गया। अब जब आपको और मेरे को 17 अक्टूबर को खबर मिलेगी तो क्या ये तुरंत कैमरामैन लेके ऐसे रिपोर्टिंग ही कर रहा होगा कि देखो भैया ये जो याया सिनवार को मारा जा रहा है, नहीं, ये पूरी तरीके से लगभग 1 दिन के डिले पे न्यूज निकाली जाती है। कितने दिन के, 1 दिन के डिले पे। यहाँ पर सबसे पहले इजराइल पूरी तरीके से पुष्टियां करता है, टारगेट करता है, टारगेट करने के बाद मारता है, मारने के बाद सारी चीजें क्रॉस चेक होती है, क्रॉस चेक होने के बाद यूएस के पास जाती है, यूएस उनको परमिशन देता है, तब जाके ये पब्लिकली अनाउंस होती है। मतलब 17 तारीख की न्यूज है तो याया सिनवार 16 या 15 तारीख को मारा गया होगा। तो 15 और 16 तारीख को जब याया सिनवार मारा गया होगा तो फिर क्या होगा, इनका जो अगर ये तुरंत के तुरंत हमला कर देंगे याया सिनवार की मृत्यु के बाद में, तो फिर क्या होगा, वहां पे पब्लिक सेंटीमेंट जाग उठेंगे। ऐसा हुआ भी, उसको मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि ये जो याया सिनवार मारा है, कितनी तारीख को, 17 तारीख की न्यूज है, तो 15-16 को मारा गया होगा। और 15-16 को अगर ये मारा गया है तो इसकी मृत्यु के तुरंत बाद अगर आप क्या कर दोगे, हमला कर दोगे, तो पब्लिक सेंटीमेंट जाग जाएंगे, गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जब ये मारा गया ना तो इसने क्या करा, इसके ऊपर शायद ड्रोन से हमला करके इसे मारा गया। तो ड्रोन से हमला हुआ इसके ऊपर, तो उस समय इसने ड्रोन को मारने का प्रयास करा। मतलब इसने जो इसके आसपास की जो रीजनल क्षेत्र है
उसके अंदर एक हीरो की इमेज बन गई। क्या बन गई? हीरो की इमेज बन गई कि ये देखो मरा भी तो लड़ते लड़ते मरा। मतलब ये जो याह्या सिनवार है वो एक हीरो की तरह वहां पे रिप्रेजेंट हो गया है। अगर 16 तारीख को इसकी मृत्यु के तुरंत बाद ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाता तो जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ईरान, इराक, ये सभी लोग क्या हो जाते? एकजुट हो जाते। यहाँ पर ऐसी और खबर निकल कर आई है कि यहाँ पर ये जो क्या है, याह्या सिनवार क्या था? एक शिया था कि सुन्नी था, और इन्हीं का जो क्या था दूसरा एक हानिये था। हानिये शिया सुन्नी था, मतलब एक अलग अलग ग्रुप के थे, कोई शिया का था, कोई सुन्नी का था। तो ये क्या है, इनने कहा इनकी मृत्यु के समय, और इनके सपोर्टर्स ने बताया कि शिया और सुन्नी करना हमें सिर्फ अमेरिका ने सिखाया है। अगर हम शिया सुन्नी को भूल जाएं तो हम सबसे पहले मुसलमान, और मुसलमान ही मुसलमान के काम आता है। तो हमको अब जरूरत है कि यहाँ पर एकजुट हो जाए, और अमेरिका की ये जो घटनाएं हो रही हैं, अमेरिका जिस प्रकार की चालें चल रहा है, इन चालों से हमें अपने आप को क्या करना होगा? सुरक्षित करना होगा। तो याह्या सिनवार तो गए, और जाने के बाद क्या हो चुका है? एक पूरी तरीके से मोटिवेशन देखे गए हैं। किसको देखे गए हैं? उनके आसपास के जो भी इनके जो ग्रुप्स के लीडर्स हैं, या बोला जाए तो इनकी जनरल पब्लिक को, कि देखो भैया मैं तो जा रहा हूं, पर तुमको लड़ाई रुकने नहीं देना। अगर इसकी मृत्यु के तुरंत बाद 15-16 की घटना, और 15-16 को ही हमला हो जाता, तो फिर क्या होता है? गृह युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न होती। जब तक सेना सेना लड़ती है वो बात अलग होती है, पर जब सेना और उस देश की पब्लिक लड़ने लग जाती है तो वो बात अलग हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जो इजराइल है, इजराइल ने 15-16 तारीख को उस हमले को पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, 15-16 की डेट थी, उस डेट के बाद यहाँ पर आज तक भी हमला क्यों नहीं हुआ, तो उसको भी हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। पर फिलहाल की स्थिति में दोनों में यहाँ पर क्या बने हुए हैं? कॉन्फ्लिक्ट बने हुए हैं। और यहाँ पर यूएस के जो रक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने ही बताया कि भैया ये जो लीक हुआ है हमारे यहाँ, ये प्रश्न चिन्ह खड़े करता है अमेरिका के ऊपर, कि अमेरिका की इंटेलिजेंस क्या है? ये तो यूएस की मिलिट्री का क्या है? एक फेलियर है। अमेरिका ने इजराइल के खिलाफ हमले में इजराइल की तैयारियों के संबंधित पेंटागन के वर्गीकृत दस्तावेजों को लीक होने की जांच शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि ईरान के पेंटागन की साइट हैक करके दस्तावेजों को वहां से क्या कर लिया था? उड़ा लिया था। यहाँ पर ऐसी घटना इनके साथ में पहले भी हो चुकी है। लगभग 1 साल पहले यहाँ पर पेंटागन लीक्स यूएस एयर नेशनल गार्ड्समैन 21 आइडेंटिफाई एज अ सस्पेक्टेड। मतलब यहाँ पर ये जो एक लड़का है, इसने पिछले साल इसी प्रकार के कुछ डॉक्यूमेंट को लीक कर दिया था, वो भी 21 साल का ही था। तो ये जो घटनाएं यूएस के अंदर लीक होने की होती रहती है, तो यूएस को भी समझने का जरूरत है कि अगर आप शेर हैं तो आपका कोई सवा शेर हो सकता है। आप अपनी फील्ड में माहिर हो सकते हैं, तो उसको छेड़िए मत। अगर आप छेड़ने का प्रयास करेंगे तो रिटेलिएशन जरूर आएगा। तो फिलहाल की स्थिति में अब यहाँ पर कितनी चीजें हैं? पहली चीज कि डॉक्यूमेंट था, वो डॉक्यूमेंट लीक हुआ। डॉक्यूमेंट कब था? डॉक्यूमेंट 1 तारीख का हमला, 1 अक्टूबर का हमला होने के बाद बना था। डॉक्यूमेंट बना, डॉक्यूमेंट बनने के बाद में यहाँ पर 15-16 तारीख को यहाँ पर हमला होना था, जो हमला नहीं हुआ। क्यों हमला नहीं हुआ? क्योंकि पहली बात तो इन्हें एयरफील्ड नहीं मिल पाई, क्योंकि आसपास की कंट्रियों ने मना कर दिया था। फिर हेम्पस्टन के ऊपर इन्होंने अपना निशाना बनाया कि हेम्पस्टन से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में 15-16 के दिन ही इन्होंने यहाँ पर याह्या सिनवार को मार दिया। तो याह्या सिनवार की मृत्यु के बाद पब्लिक सेंटिमेंट जाग उठे, फिर हमला करते तो मामला बिगड़ जाता। तो फिर इन्होंने फिलहाल की स्थिति में अपने हमले को यहाँ पर क्या कर दिया है? पोस्टपोन कर दिया है। हमले के अंदर इनके पूरे के पूरे हेम्पस्टन को ही चूज क्यों करा गया है? क्योंकि इसी के अंदर इनके सर्वोच्च श्रेणी के जो फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिका द्वारा दिए गए F-16, अमेरिका द्वारा गया F-35, ये इनके तेल एनोफी और यहाँ पर हेम्पस्टन वाले के ऊपर खड़े रहते हैं। यही इनके प्रमुख एयरबेस होते हैं। इसीलिए इजराइल ने इन 2 जगहों को चुना था कि इन जगहों से हम क्या करेंगे? इनके ऊपर हमला करने वाले। पर फिलहाल की स्थिति में ये यहाँ पर 17 तारीख को डॉक्यूमेंट क्या हो चुका है? लीक हो चुका है। अमेरिका और इजराइल दोनों की नाक कट चुकी है। अब बात ऐसी है कि हमला 1 तारीख को हुआ था, उसका रिटेलिएशन होना था, तो रिटेलिएशन होगा। यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, ये तो अभी की बात है, पर भविष्य में यहाँ पर हमला जरूर होगा, क्योंकि अगर इरादा बना है तो इरादा पूरा भी करा जाएगा। ये सीखने को मिलता है किससे? नेतन्याहू से। तो देखते हैं आगे नेतन्याहू क्या करते हैं, अमेरिका के साथ में ये मिलकर आगे किस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाते हैं, तो समझेंगे
जैसे जैसे ये घटनाएं आगे बढ़ेंगी तो इनसे संबंधित मैं सूचनाएं आपको प्रदर्शित करता रहूंगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।